टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में व्हाट इज अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या चीज है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, आपस में मिलके जिन्होंने कंपाउंड बनाया है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। जब बॉन्ड बना तभी एटम्स ज्वाइन हुए ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, वो आपस में ज्वाइन हुए और एक कंपाउंड बना। तो जो बॉन्ड है या केमिकल बॉन्ड है दैट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि हर एक एटम जो है अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा, और ये करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा विद अदर एटम्स। एंड ऑन दिस बेसिस जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं बिटवीन द एटम्स। फर्स्ट टाइप जो केमिकल बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ NaCl। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है इज 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में प्रेजेंट उसको लूज करना चाहेगा और लूज करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक, तो Na का क्या बन जाएगा? Na का Na पॉजिटिव बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा। और जो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड Cl जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहती है Cl। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, इसका Na पॉजिटिव इसका Cl नेगेटिव, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द केटाइन एंड द एनाइन। फॉर एग्जाम्पल NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। अब इसको लुईस डॉट सिंबल्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे Na एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक गेन करना चाहता है ये लूज करना चाहता है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव केटाइन एंड अब Cl के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इन कैल्शियम डाइफ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड ओनली CaF2, कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस F के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो Ca का क्या बन गया? Ca2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, और F ने गेन किए तो F नेगेटिव लेकिन ट्वाइस CaF2। सो दिस इज आयनिक बॉन्ड।
कैल्शियम 2 पॉजिटिव और F नेगेटिव्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो इसके बाद आयनिक बॉन्ड का बनना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फैक्टर्स ऑन विच the formation of ionic bond depends. Factors on which the formation of ionic bond depends. There are mainly three factors. First factor is ionization energy. First factor is ionization energy. Ionization energy होती क्या है? First of all, it is the minimum amount of energy or it is the amount of energy जो देनी पड़ेगी एक मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से। आइसोलेटेड होना चाहिए वो एटम और गैसियस होना चाहिए, और उसका जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी that is known as ionization energy. So it is the amount of energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom. अब जितना कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा होगा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। So this is the first factor, ionization energy. Second factor is electron affinity or electron gain enthalpy. So electron affinity क्या है? It is the amount of energy released. ये एनर्जी रिलीज होती है, it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. जैसे X है, कोई X गैसियस है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करो तो X नेगेटिव G बनेगा और साथ में एनर्जी जो निकलेगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. So it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. Third factor, अब इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, higher the electron affinity that will be more favorable for the formation of an ionic bond. Third factor is lattice energy. Third factor is lattice energy. So lattice energy क्या है? First of all इसकी definition, तो जब एक मोल किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का बनता है from its constituent gaseous ions, the amount of energy released is known as lattice energy. So lattice energy is nothing but it is the amount of energy released when 1 mole of a crystalline substance is formed from its constituent gaseous ions. जैसे NaCl सॉलिड बनेगा Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस से, जब एक मोल NaCl सॉलिड का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन दैट इज Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव से, जब एक मोल NaCl का बनेगा जो एनर्जी निकलेगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. या वी कैन ऑल्सो पुट इट अदर वे अराउंड ऑल्सो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टलाइन लैटिस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. सो दो तरह की, 3 फैक्टर्स की हमने, 2 तो थी जो एनर्जी रिलीज हो रही हैं, तो थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो डेल्टा एच उनके लिए हम लेंगे माइनस में क्योंकि एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी जो थी दैट इज पॉजिटिव.
और जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड तभी बनता है अगर एनर्जी रिलीज हो। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा अगर मैग्नीट्यूड जो है लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू दी आयनाइजेशन एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इसके फैक्टर्स हैं दो जिस पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक तो है साइज ऑफ द आयंस, जितने छोटे होंगे साइज आयंस के उतना जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा आयंस के बीच में वो कम होगा। जितना कम होगा साइज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना उस क्रिस्टलाइन लैटिस को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। सेकेंड, चार्ज ऑन द आयंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। बट ऑल इन ऑल तीन फैक्टर्स बताए आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए। और मैंने कहा इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी। आफ्टर दिस we will discuss the characteristics of ionic compounds. Characteristics of ionic compounds. तो first of all इनकी state, तो they are crystalline solids. They are crystalline solids. Melting point, sharp melting points, and their electrical conductivity, they conduct electricity only in the molten and the aqueous solutions. Solid जब होंगे, purely crystalline solids जो हैं ये ionic solids, they do not conduct electricity, but in molten form या फिर in their aqueous solutions they conduct electricity. Solubility, तो we know that like dissolves like, तो इसलिए ये भी पोलर हैं, तो किसमें डिसॉल्व होने चाहिए? पोलर सॉल्वेंट्स में, सच एज वाटर में। पोलर सॉल्वेंट्स में दे आर सॉल्युबल। और सॉल्युबल कब होता है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड किसी भी सॉल्वेंट में? सॉल्युबल तब होता है व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो सॉल्युबल होता है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हो तो सॉल्युबल नहीं होता। So these are the characteristics: state, melting point, electrical conductivity and the solubility of ionic compounds. Next is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle, we will discuss Born-Haber cycle by taking an example of NaCl कि NaCl कैसे बनता है। NaCl solid, 1 mole of NaCl solid will be formed from Na solid plus half Cl2 gas. तो ये डायरेक्ट जो प्रोसेस है इसके लिए लेट इट बी, जो एंथैल्पी चेंज है लेट इट बी डेल्टा एच। लेकिन जाएगा कैसे, ये बनेगा कैसे इनडायरेक्टली? तो Na सॉलिड का सबसे पहले बनेगा Na गैस, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज सब्लिमेशन एनर्जी। Na सॉलिड से Na गैस, सब्लिमेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय S, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड। नाउ Na गैस का, Na positive gas, ionization energy has to be provided.
Cl2 को ब्रेक करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी D चाहिए, हाफ Cl2 है तो इट विल बी हाफ D, दिस विल फॉर्म Cl गैस, और Cl गैस का Cl नेगेटिव गैस बनाएंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो माइनस में लिया मैंने इसको। नाउ एक मोल Na पॉजिटिव गैस का और एक मोल Cl नेगेटिव गैस का, व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेप विल बी लैटिस एनर्जी, दैट विल आल्सो बी रिलीज्ड। तो ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है, और डायरेक्ट प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी प्लस दिस एंड प्लस दिस, एंड दिस इज बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब न्यूमेरिकल आ जाए इसके बेस पे, तो यू हैव टू यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में बनाना पड़ेगा कि NaCl कैसे बनेगा, और NaCl का अगर केस आता है आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दैट डेल्टा एच जो है डायरेक्ट प्रोसेस के लिए दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी, डी इज डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी minus lattice energy. This you have to remember in case of NaCl. So this was Born-Haber cycle, and after this we come to second type of chemical bonds. Ionic bond हमने discuss किए, and second type are covalent bonds. Now we come to second type of chemical bonds. They are covalent bonds. कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। शेयरिंग जब होती है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, तो टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव CH4, तो कार्बन के पास देखिए जो सेंट्रल एटम है, इसके पास वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने स्टेबल होने के लिए, और ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस ना तो ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना गेन कर सकता है, बट इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 4 हाइड्रोजन्स के साथ ये शेयर कर रहा है, ये मैं क्रॉस वाले जो बना रहा हूं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना था, 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, तो ये पूरा हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। एंड एज फार एज कार्बन इज कंसर्न्ड, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना था, 4 इसके पास थे, अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इसने शेयर किए ऐसे करके विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, और दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बने हैं, ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइन से। दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ आफ्टर दिस कुछ एग्जांपल्स करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर लिए और ये वाले ऐसे को शेयर हो गए, और दिस इज शेयरिंग टेकिंग प्लेस बिटवीन दीज 2 एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, और ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बीच में क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा ऐसे करके, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस, दिस इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इक्विवेलेंट वेट होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, और दूसरे जो मीडियम थे एल्केलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, उसमें इट वाज डिवाइडेड बाय 3, और इसमें इट इज डिवाइडेड बाय 5। लास्ट इसमें KMnO4 का स्ट्रक्चर जो है MnO4 नेगेटिव का,
तो each Mn is tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atoms like this. That is tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atoms. So this was KMnO4, and next we will come to F block elements. Next is F block elements. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा ब्लॉक है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा दैट विल गो इनटू द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. सेकेंड लास्ट शेल होती है n-1 वाली शेल, और एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है n-2 वाली शेल. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे विल एंटर इन द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. दे विल एंटर द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल. ये जितने भी हैं यहां से देखिए, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सेपरेटली नीचे प्लेस किए गए हैं. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2. तो लेंथेनाइड जो है दे आर 58 से लेके 71 तक. सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक जो हैं दे आर लेंथेनाइड्स, और 90 से लेके 103 तक लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक दे आर एक्टिनाइड्स. सो सबसे पहले एक बार फिर से सुनिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा दैट विल एंटर इन द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल, और इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-2 f 1 से लेके 14, n-1 d 0 से 1 एंड ns2. लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहे हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-2 वाली शेल जो है उसके f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं. और ये लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव बीन सेपरेटली प्लेस्ड, और इनको इनर ट्रांजिशन भी कहा जाता है बिकॉज यहां देखिए लेंथेनम के बाद 57 के बाद 72 आ रहा है सीधा. 58 से 71 वाले जो हैं दे आर लेंथेनाइड्स, दे हैव बीन सेपरेटली प्लेस्ड बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहे हैं दे आर गोइंग इनटू द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनको सेपरेटली यहां से निकाल के यहां रखा गया लेंथेनाइड्स को. सिमिलरली जो एक्टिनियम है 89 वाला, एक्टिनियम से अगले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, 90 से लेके थोरियम से लेके 90 जिसका एटॉमिक नंबर है से लेके 103 लॉरेंशियम तक, उनको भी यहां से निकाल के बाहर रखा गया या किनारे, बिकॉज इसमें थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा दैट विल एंटर इन द एफ ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, सो दे हैव बीन सेपरेटली प्लेस्ड. और यहाँ पे जंप आता है, यहाँ पे 89 के बाद सीधा 104 आ रहा है. और इनर इसलिए कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इनमें भी इनको यहां होना चाहिए था. वैसे अकॉर्डिंग टू जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. तो एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अगर अरेंजमेंट थी तब तो यहाँ 57 के बाद 58, 59, 60 ये सारा यहीं पे आने चाहिए थे, सेपरेटली प्लेस किए गए हैं, ट्रांजिशन में आने चाहिए थे, लेकिन अलग हैं बिकॉज इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है. बट स्टिल दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इनकी प्लेस वैसे वहां पे बनती थी ट्रांजिशन के साथ, लेकिन दे हैव बीन सेपरेटली प्लेस्ड ड्यू टू सर्टेन अदर रीजंस बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो एफ ऑर्बिटल्स में एंटर हो रहा है ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल. तो सबसे पहले लेंथेनाइड्स के बारे में देखें. सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक जो हैं दे आर
लेंथेनाइड्स, माइंड इट कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ट्रिपल में आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनाइड्स का कौन सा है, तो जरूर वहां पे ऑप्शन में लेंथेनम दिया होगा। पर आपने माइंड में रखना है लेंथेनम इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेंथेनाइड्स, सीरियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लेंथेनाइड्स। लेंथेनम इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड इसलिए कहे गए हैं बिकॉज लेंथेनम से अगले वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं दे आर लेंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड्स इसलिए कहा गया बिकॉज एक्टिनियम जो है 89th जो है 89 वाला, उससे अगले जो 14 एलिमेंट्स हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक दे आर एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिनाइड्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लेंथेनाइड्स क्या हैं, ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल एंटर, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनाइड्स की देखिए, ज़ीनॉन 456 ऐसे याद रखना है आपने, 456 F, यहां D, फिर S में 2, D में 0 से लेके 1, F में 1 से लेके 14, 456 एंड ज़ीनॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है दैट इज एंटरिंग इन द F ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। लेकिन ऐसा कुछ लेंथेनम में नहीं है। लेंथेनम में दे विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन इन द F ऑर्बिटल। लेंथेनम में दे विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन इन द F ऑर्बिटल, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ रहा है। और उससे अगले जो हैं एक एक करके जब भर रहे हैं 4f1, 4f2, 4f3 अप टू 14 एलिमेंट्स, दे आर सेपरेटली प्लेस्ड, दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। और एक्टिनाइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक्टिनियम से अगला रेडॉन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन 567, यहाँ 456 याद रखिए, उसके बाद 567, 5f d s 2 0 से 1, 1 से 14. So these are actinides, general configuration. Next is properties करनी है लेंथेनाइड्स की पहले। सबसे पहले इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख देता हूं मैं, ज़ीनॉन 456, तो एक बहुत ही जरूरी एक टॉपिक है लेंथेनाइड्स में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेंथेनाइड्स एज वेल एज एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स में एक कंट्रैक्शन होती है जब हम मूव करेंगे अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, तो उनके एटॉमिक रेडियाई में एक रेगुलर डिक्रीज आता है विच इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सबसे पहले हमने वही देखना है कि व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो व्हेन वी मूव अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, एक एक करके जब आप आगे बढ़ रहे हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहे हैं वो एंटी पेनल्टीमेट शेल की एफ ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, एफ ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप होती है। एफ ऑर्बिटल्स हैव very diffused shapes, और due to very diffused shapes of f orbitals, उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे, f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने ही ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे, किससे स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे? फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। वो बहुत पुअर है, और ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट जब एक एक करके आप यहाँ पे एलिमेंट इंक्रीज करवा रहे हो, लेंथेनाइड में मूव कर रहे हो, अक्रॉस द लेंथेनाइड से मूव कर रहे हो, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है एक एक करके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इंक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, उसकी वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए, और दूसरी साइड जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए। तो दोनों इफेक्ट्स साइमल्टेनियसली चले हुए हैं।
न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, और जो f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, वो साइज को इंक्रीज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर ये पड़ रहा है कि जो f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है उनका, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ द f ऑर्बिटल्स। तो वो स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अपने ही ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी स्क्रीनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, और बाहर वाले जो उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता जाएगा एज वी मूव अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज। और क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए साइज जो है वो एक रेगुलर डिक्रीज आएगा साइज में एज वी मूव अलोंग द लेंथेनाइड सीरीज। और जो रेगुलर डिक्रीज है साइज में आ रहा जब आप मूव कर रहे हो लेंथेनाइड सीरीज में, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सिमिलर जो डिक्रीज आता है वो नोटिस आप एक्टिनाइड्स में भी करेंगे, एंड दैट डिक्रीज, दैट कंट्रैक्शन इन एक्टिनाइड्स इज नोन एज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो मेन रीजन इसका यही है कि ड्यू टू वेरी वेरी डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ द f ऑर्बिटल्स, जो f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है जब आप मूव करोगे लेंथेनाइड सीरीज में वो इंक्रीज करता जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज देयर विल बी अ रेगुलर डिक्रीज in the atomic radii as we move across the lanthanide series and also across the actinide series, which is known as lanthanide contraction or actinide contraction in case of actinides. अब इस lanthanide contraction के बहुत से consequences हैं which are very important. एक consequence तो ये है कि जब हमने transition series study की थी तो transition series में 3D के बाद 4D, 3D के बाद 4D में जब गए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, क्योंकि होना भी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल हमने जनरल देखा था कि जब नीचे हम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स में जो इंक्रीज आ रहा है वो वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा ओवर द फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए साइज में इंक्रीज आना चाहिए। लेकिन जब इस सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मूव करेंगे हम तो साइजेस जो हैं, एटॉमिक रेडियाई जो हैं, दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। और क्यों सिमिलर होंगे? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बिकॉज यहाँ लेंथेनम के बाद सीधा हैफनियम, ये थर्ड सीरीज देखिए आप, यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड के बाद मैं कह रहा हूं जब नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जा रहे हैं, जैसे जर्कोनियम से हैफनियम, जर्कोनियम से जब हैफनियम पे मूव करना था तो साइज इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन साइज इंक्रीज नहीं करेगा। दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, जर्कोनियम और हैफनियम। क्यों ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे? बिकॉज ये लेंथेनम के बाद हैफनियम आ रहा है, यहाँ बीच में 14 एलिमेंट्स गायब हैं, और हैफनियम में भी देखें, हैफनियम में भी जो इंटरवीनिंग शेल्स होंगी, पीछे वाली जो शेल्स होंगी, इंटरवीनिंग मतलब जो वैलेंट शेल्स हैं उससे पिछले वाली जो शेल्स होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर होंगे वो f ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे, और f ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक ठाक लगेगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो वैसे नंबर ऑफ शेल्स हैफनियम में ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू जर्कोनियम। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उसमें अगर नंबर ऑफ शेल्स देखें और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल्स देखें तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेंथेनम के बाद हैफनियम आ रहा है, यहाँ लेंथेनाइड्स हैं बीच में, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो साइजेस हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के वो सिमिलर होंगे as that of the second transition series. So this is the very important application of lanthanide contraction. Next very important जो application है of the lanthanide contraction, that is जो इनके hydroxides हैं, जैसे lanthanide वैसे मैंने कहा सीरियम से शुरू होते हैं, लेकिन फर्स्ट अगर देख लें कि ये वाला हाइड्रोक्साइड जो LaOH थ्राइस, और लास्ट एलिमेंट जो है लैंथेनाइड्स का ल्यूटेटियम, उसका हाइड्रोक्साइड
इनके साइजेस अगर कंपेयर करें, पहली बात तो इनका चलो बेसिक कैरेक्टर अगर कंपेयर करें, कौन सा ज्यादा बेसिक होना चाहिए, कौन सा कम बेसिक होना चाहिए। अब मैंने कहा अक्रॉस द लेंथेनाइड, जैसे लेंथ, ये वाला जो हाइड्रोक्साइड है, लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है, उसमें कैटाइनिक पोर्शन कौन सा है, La3 पॉजिटिव। ल्यूटेटियम का Lu3 पॉजिटिव, साइज क्या होगा ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव का, छोटा होगा, La3 पॉजिटिव का बड़ा होगा। अब फजांस रूल्स कहते हैं वो OH नेगेटिव एनाइन तो दोनों में बराबर हैं, एक जैसे हैं। अगर OH नेगेटिव का क्लाउड एक OH नेगेटिव में कंसीडर कर लूं और यहाँ पे भी एक OH नेगेटिव में कंसीडर कर लूं, साइजेस यहाँ पे बराबर हैं। लेकिन फजान रूल कहता है कि अगर चार्जेस सेम हैं दोनों के, जैसे 3 पॉजिटिव वाला कैटाइन है, तो जितना स्मॉलर साइज होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, नीचे वाले में Lu3 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। और ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Lu3 पॉजिटिव ज्यादा पोलराइज कर पाएगा और इसमें पोलराइजेशन कम होगी। यहां पोलराइजेशन ज्यादा होगी Lu3 पॉजिटिव में, और पोलराइजेशन अगर ज्यादा है और पोलराइजेबिलिटी OH नेगेटिव की ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स Lu3 पॉजिटिव। दैट मींस कोवलेंट करैक्टर LuOH थ्राइस में, ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और इसका अगर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा तो इसको तोड़ना भी डिफिकल्ट होगा। तो दैट मींस बेस कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए, LaOH थ्राइस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू LuOH थ्राइस। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें इसी की, जो कंसिक्वेंसेस हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के। अब साइजेस में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है इनके, एक रेगुलर डिक्रीज है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, इसलिए दे कैन बी सेपरेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड्स। जैसे लेंथेनाइड्स में वी हैव लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, सिमिलरली एक्टिनाइड्स में देयर इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। रीजंस बिल्कुल सेम है। जैसे एक्टिनाइड्स में देखें हम, एक्टिनाइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 5F1 to 14, 5, 6, 7 और S2 एंड D 0 to 1। तो इसमें भी जैसे जैसे हम एक्टिनाइड्स में मूव करेंगे अक्रॉस द एक्टिनाइड सीरीज, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है दैट इज एंटरिंग इन द F ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल। और F ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज शेप्स होती हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे टू द अदर F इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी वेरी वेरी पुअर। और जब एक एक करके आप आगे जा रहे हो एक्टिनाइड सीरीज में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और साथ में पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है ऑफ F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से देयर विल बी कंट्रैक्शन इन दी एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड सीरीज में एक कंट्रैक्शन आएगी, साइज में डिक्रीज होगा, एंड दैट इज नोन एज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अगर साइमल्टेनियसली दोनों की प्रॉपर्टीज में साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं, लेंथेनाइड्स की भी और एक्टिनाइड्स की भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मोस्ट ऑफ द ions of lanthanides and actinides, they are paramagnetic, that is they have unpaired electrons in the f orbitals, पैरामैग्नेटिक हैं। और इनमें जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला गया था, दैट वाज ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट था उसकी क्वेंचिंग हो रही थी, वो नलीफाई हो रहा था बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में हैं, तो उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी क्वेंचिंग नहीं होगी, और जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कंट्रीब्यूशंस को लेना पड़ेगा। और देयरफॉर इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा,
magnetic moment effective will be equal to 4s into s plus 1 plus L into L plus 1. Bohr magnetons में this will be the magnetic moment. S is the spin quantum number and L is the orbital quantum number, angular quantum number. Next is जो आयंस हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के, दे आर कलर्ड. और कलर्ड क्यों है आयंस? बिकॉज ऑफ एफ एफ ट्रांजिशंस. एफ एफ ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, इसलिए जो आयंस होंगे इनके लेंथेनाइड्स एज वेल एज एक्टिनाइड्स के, दे विल बी कलर्ड. और जो कलर होगा आयंस का, अगर किसी आयन में x नंबर ऑफ f ऑर्बिटल में अगर x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका जो कलर होगा दैट विल बी सिमिलर टू द कलर शोन बाय 14 माइनस x इलेक्ट्रॉन्स वाला अगर कोई आयन है. अगर f ऑर्बिटल में 14 माइनस x इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर x इलेक्ट्रॉन्स हैं f ऑर्बिटल्स में, दोनों ही आयन्स का सिमिलर कलर होगा. और कलर क्यों शो कर रहे हैं ये? बिकॉज ऑफ द f ट्रांजिशंस. So this was F block. Now we come to the assignments. First question देखिए assignments में. The first question in the assignment is the ionization potential of nitrogen is more than that of oxygen because of. तो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज मोर बिकॉज फर्स्ट जो ऑप्शन है द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस. सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. तो बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए पहले. फर्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन and oxygen 7, so it will be 1s2 2s2 and 2p3. तो इसमें देखिए p में we have 3 electrons, half filled configuration है ये नाइट्रोजन की. in case of oxygen 8, 1s2 2s2 and 2p4. सो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एंड ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. Next question, second question is the sizes of A positive and A negative follows the order. तो ये आपको कराया गया था टेक्स्ट में कि अगर एक एटम है A और एक केटाइन A पॉजिटिव, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाए एंड एक एनाइन A नेगेटिव जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप किया गया है, तो साइजेस कैसे होंगे? जैसे आप केस लेते हैं ये वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर 10 and 10, प्रोटॉन्स आर 10, इलेक्ट्रॉन्स आर 10. ए में ए पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स तो रहेंगे 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है. इस केस में ये नेगेटिव में देखिए प्रोटॉन्स तो है 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11, एक इलेक्ट्रॉन एड अप किया गया. अब इसमें देखिए जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है दैट इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है सारे केसेस में, 10 10 10 प्रोटॉन्स हैं. तो 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं फर्स्ट वाले केस में. सेकंड केस में 10 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं. इसमें 10 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं. तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस केस में होना चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मैक्सिमम इन द केस ए पॉजिटिव. इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, ए पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा बिकॉज इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो देखिए सारों में बराबर हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो 9 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 प्रोटॉन्स। और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा खींचेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, साइज इसका सबसे छोटा होना चाहिए पॉजिटिव का। और उसके बाद 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ए, और उसके बाद ए नेगेटिव, ये साइज होगा इनका, इस हिसाब से साइज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड की, दैट इज सी, ए नेगेटिव ग्रेटर देन ए पॉजिटिव। तो सेकंड का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो लाइट मेटल्स कौन से हैं? जो फर्स्ट ग्रुप है, और उसमें भी सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? लिथियम, जो सबसे ऊपर वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे वो जो है डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, सबसे लाइट कौन सा होगा? लिथियम। सो थर्ड का डी, लिथियम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, which elements does not belong to the same family as others। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन में वी हैव xenon, 4f14, then we have 5d10 and 6s2। बी ऑप्शन में फोर डी 10 एंड 5s2। सी ऑप्शन में वी हैव नियॉन, 3s2, 3p5, एंड डी ऑप्शन में वी हैव आर्गन, 3d10 एंड 4s2। तो इसने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। तो इट हैज टू बी सी ऑप्शन, बिकॉज देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आरो में चेक कीजिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, लेकिन सी वाले में वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। तो ये जो है बाकी एक फैमिली के होंगे, बट इट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है जैसे औरों में है। बाकियों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, बट इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट हैज टू बी सी। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द आयनिक रेडियाई A0 of N3 negative, O2 negative and F negative are respectively given by। तो वैल्यूज गिवन है, आपने जस्ट इनका मैग्नीट्यूड चेक करना है, किसका कम होना चाहिए किसका ज्यादा होना चाहिए। तो 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन, N3 negative, O2 negative, F negative। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स एड अप हुए हैं, तो वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सारों में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ में 9 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल है, वो किसमें सबसे ज्यादा लगना चाहिए? 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरह से खींच पाएंगे, या 8 या 7? तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए कैसे डिक्रीज हो रहा है, 7 सबसे कम वाला है, 7 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स। तो सबसे इफेक्टिवली जो खींचेंगे दे विल बी 9 प्रोटॉन्स। सबसे छोटा साइज जो होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ F नेगेटिव। उसके बाद O2 नेगेटिव, और उसके बाद वी हैव N3 नेगेटिव। तो दिस शुड बी दी साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए। तो F नेगेटिव का सबसे छोटी वैल्यू देखिए 1.36, सबसे छोटा आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय
तो N3 नेगेटिव का साइज जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 1.71, O2 नेगेटिव का 1.40 और उसके बाद F नेगेटिव का 1.36। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन हुई? C इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे बड़ा साइज जो है 1.71 दैट इज ऑफ N3 नेगेटिव, 1.40 O2 नेगेटिव का, 1.36 F नेगेटिव का, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फिफ्थ का C will be the answer. Next is sixth question. The lowest first ionization energy would be associated with which of the following structures? तो ये ऑप्शन में we have 1s2 2s2 2p6 3s1 और करेक्ट ऑप्शन हैज टू बी A only, बिकॉज इसमें देखिए S में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3s में से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट हैज टू बी A. Lowest ionization energy would be associated with A option 1s2 2s2 2p6 and 3s1, because एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पे वी आर गेटिंग वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड बी में देखिए 1s2 2s2 2p5 नहीं, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग। सी देखिए 1s2 2s2 2p6 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना बहुत डिफिकल्ट है। डी ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो 3p2 इट विल ऑल्सो ट्राई टू गेन वन इलेक्ट्रॉन सो दैट इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ में लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ए ऑप्शन की सबसे कम होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1 की। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर of electron affinity of the elements of oxygen family in the periodic table is, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर सेवंथ क्वेश्चन में। तो ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम, तो नीचे साइजेस वैसे इंक्रीज हो रहे हैं, यहां से देखिए साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर सबसे कम साइज है ऑक्सीजन का, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलिनियम, साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी नीचे जाने पे। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मैंने कहा नीचे को डिक्रीज होगी, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी सल्फर से, बिकॉज ऑक्सीजन का साइज है छोटा, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ज्यादा। जैसे हेलोजन फैमिली में हमने किया था, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे फ्लोरीन की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन एडअप करेंगे हम फ्लोरीन में उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आप एडअप कर रहे हो वो ऐसे ऑर्बिटल में, ऐसे सबशेल्स में आप एडअप कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडअप करना डिफिकल्ट होगा। एडअप होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ऑक्सीजन चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, बिकॉज अपना ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। लेकिन एज कंपेयर टू सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एडअप करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन केस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद बिल्कुल एटॉमिक साइज वाला फैक्टर लगेगा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आंसर हैज टू बी सल्फर ग्रेटर देन सेलिनियम, सेलिनियम का कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन का इन सबसे कम होगा। सो दिस हैज टू बी सी ऑप्शन, सेवंथ का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट करेक्ट। A, the properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers, so this is correct. Non-metallic elements are lesser in number than metallic elements, this is also correct. The first ionization energies of the elements along a period do not vary in a regular manner with the increase in the atomic number, this is also correct, क्योंकि बीच में कई exceptions हैं due to fully filled configurations and half filled configuration, there are certain exceptions also. D, for transition elements the d subshells are filled with electrons monotonically with increase in the atomic numbers, ये इनकरेक्ट है। मोनोटोनिकली मीन्स कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इन डी सबशेल्स,
लेकिन कई जगह एक्सेप्शंस भी आ रही हैं जैसे क्रोमियम, कॉपर, तो कई जगह पे ऐसा नहीं है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एड अप होना ही है डी सबशेल्स में। सो दिस इज इनकरेक्ट कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमने करना है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। सबसे पहले KMnO4 की प्रेपरेशन पायरोल्यूसाइड से बनाया जाता है। ये प्रेपरेशन ऑफ KMnO4, तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड होता है MnO2। तो MnO2 को सबसे पहले रिएक्ट करेंगे KOH in the presence of air, oxygen, it will lead to formation of potassium manganate K2MnO4 plus H2O। तो KOH से ट्रीट कर सकते हैं या फिर K2CO3 से ट्रीट कर सकते हैं पायरोल्यूसाइड को। MnO2 प्लस K2CO3 प्लस O2 गिविंग यू K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 प्लस CO2। तो ये तो थी पायरोल्यूसाइड की सबसे पहले कन्वर्जन इनटू पोटेशियम मैंगनेट। उसके बाद पोटेशियम मैंगनेट जो बना है K2MnO4, इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ CO2 और Cl2। K2MnO4 प्लस CO2 बबल इन करेंगे CO2 को या फिर Cl2 को एंड इट विल जनरेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस MnO2 प्लस K2CO3। और K2MnO4 को Cl2 की हेल्प से भी कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 Cl2 से प्लस KCl। तो दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोल्यूसाइड MnO2 से। तो फर्स्ट मैंने कहा कि MnO2 को हम ट्रीट करेंगे विद KOH और K2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। उसका जो पोटेशियम मैंगनेट बन रहा है उसको वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट बाय बबलिंग in CO2 और Cl2 into that solution K2MnO4 में से CO2 और Cl2 पास करवा के K2MnO4 को we are changing into KMnO4 potassium permanganate. So this was the preparation of KMnO4. Next we come to the properties of KMnO4. Properties of KMnO4. प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर इसको हीट करें तो क्या होता है और रेड हॉट कर दें तब क्या होता है वो रिएक्शन, कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो KMnO4 को अगर हीट अप करते हैं हम एट द टेम्परेचर 746 केल्विन, 746 केल्विन पे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो ये अब 746 पे हो रहा है, ये K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बन रहा है। और रेड हीट कर दें, अगर इसको रेड हॉट कर दें तो K2MnO4 जो बना है K2MnO4 then it gets converted into K2MnO4 into K2MnO3 into K2MnO3।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद H2SO4। अब कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन डिफरेंट है, और अगर हीटअप करें विद H2SO4 तो रिएक्शन डिफरेंट है। फर्स्ट इज विद कोल्ड H2SO4, KMnO4 प्लस कोल्ड H2SO4, तो रिएक्शन होगा और बनेगा Mn2O7 प्लस KHSO4 प्लस H2O। और अगर हीटअप करें तो Mn2O7 जो बन रहा है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO2। अब इसको हीटअप कर दें, Mn2O7 जो बन रहा है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस O2। तो ये तो था कोल्ड H2SO4 से रिएक्शन विद कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्शन KMnO4 का, क्या बना Mn2O7 प्लस KHSO4 प्लस H2O। फिर इसको अगर फर्दर हीटअप करें हम तो Mn2O7 जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस O2। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हॉट H2SO4। तो H2SO4 के साथ अगर हीटअप करें इसको, रिएक्शन विल बी डिफरेंट। KMnO4 का बन जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। दिस इज रिएक्शन विद हॉट H2SO4। ऊपर देखिए कोल्ड H2SO4 से Mn2O7 बना, Mn2O7 को हीटअप करने पे MnO2 प्लस O2 बनी, और हॉट H2SO4 के साथ KMnO4 का जो रिएक्शन है दैट इज K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। नेक्स्ट इज इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन, KMnO4 का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब हीटअप कर रहे हैं तो इट इज फॉर्मिंग KOH प्लस MnO plus H2O. This is reaction with hydrogen gas. Next is very important, its oxidizing property. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं। न्यूट्रल में मीडियम में देखना है हमने इसको, एल्कलाइन मीडियम में देखना है, और जो एसिडिक मीडियम है उसमें देखना है कि कैसे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन डिफरेंट मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन न्यूट्रल मीडियम, में KMnO4 का रिएक्शन देखिए कैसे होगा। KMnO4 न्यूट्रल मीडियम है तो रिएक्शन जो हमने देखना H2O के साथ क्या बनेगा, KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है, ये ऑक्सीडाइज करेगी कंपाउंड्स को। तो न्यूट्रल मीडियम में देखिए KMnO4 का बन गया MnO2। तो अगर यहाँ पे हम साथ साथ में इक्विवेलेंट वेट भी देखना हो कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। पहले हमें इसका n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। तो Mn का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का -2 और K का +1, तो इट विल बी x +1 और एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन 4 हैं तो -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 7। और उस साइड देखें MnO2 में जब चेंज हुआ ये, तो इसको x मान लें, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का हो जाएगा -4, तो x -4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ देखिए 7 से 4,
तो 3 का चेंज है, तो इसलिए व्हाट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, मॉलिक्यूलर मास जो इसका है डिवाइडेड बाय 3, और मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 158, सो इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट मास जो होगा इसका KMnO4 का, दैट विल बी 158 डिवाइडेड बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो चेंज है इन द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज n फैक्टर, सो इक्विवेलेंट वेट विल बी 158 डिवाइडेड बाय 3. और कुछ रिएक्शंस देखेंगे न्यूट्रल मीडियम में कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. तो इन न्यूट्रल मीडियम सम ऑफ द रिएक्शंस इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है ये तो वो हैं जैसे KMnO4 प्लस MnSO4 plus H2O giving you K2SO4 plus H2SO4 plus MnO2. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है देखिए, बिकॉज MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वाज +2 और वहां पे देखिए Mn का इट इज +4. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसने किया? कि MnO4 ने न्यूट्रल मीडियम में. नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन देखेंगे हम, देखिए KMnO4 प्लस Na2S2O3 प्लस H2O, न्यूट्रल मीडियम है, गिविंग यू K2SO4 प्लस MnO2 प्लस Na2SO4 प्लस KOH. तो इसमें भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है KMnO4 और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन की बात हो रही है ये. तो दीज वर सम ऑफ द रिएक्शन जिसमें हमने देखा कि न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और न्यूट्रल मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट आया है इसका KMnO4 का, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, दैट इज 3. नेक्स्ट इज इन एल्कलाइन मीडियम. तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा एल्कलाइन मीडियम में, दैट विल आल्सो बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3. तो नेक्स्ट इज एल्कलाइन मीडियम. और एल्कलाइन मीडियम में देखिए कैसे रिएक्ट करता है ये KMnO4 प्लस KOH. एल्कलाइन मीडियम है, इट विल गिव यू K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. नाउ K2MnO4 अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो K2MnO4 in the presence of reducing agent in the solution will get converted into MnO2 plus KOH plus nascent oxygen. तो अल्टीमेटली नेट रिएक्शन देखें अगर तो KMnO4 is getting converted into MnO2, सेम जैसे ऊपर हो रहा था. तो n फैक्टर इसमें भी 3 आएगा और इक्विवेलेंट वेट इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 आएगा. सो एल्कलाइन मीडियम में भी जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 इन केस ऑफ KMnO4. और कुछ रिएक्शंस देखें एल्कलाइन मीडियम में कैसे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, जैसे एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन. बेयर्स रिएजेंट है एल्कलाइन, KMnO4 इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट. तो बन जाएगा CH2 CH2OH एंड OH, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. डबल बॉन्ड के क्रॉस OH OH लग जाएंगे और दिस इज अ टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. जो पिंक कलर है इसका दैट विल गेट डिस्चार्ज्ड. नेक्स्ट इज जो टॉलुइन है, अगर आप ऑक्सीडाइज करवाएं उसको विद द हेल्प ऑफ एल्केलाइन KMnO4 दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
benzoic acid. Toluene can be converted into benzoic acid with the help of alkaline KMnO4. Next is oxidizing property in the acidic medium. Oxidizing property in the acidic medium. एसिडिक मीडियम में देखें रिएक्शन कैसे होगा इसका, KMnO4, एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4, it will give you K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus oxygen. The KMnO4 in the presence of acidic medium will give you K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus nascent oxygen. इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं कुछ FeSO4 की ऑक्सीडेशन with the help of acidified KMnO4, तो रिएक्शन जो होगा FeSO4 का बन जाएगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O, तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन हुई है, FeSO4 जो है दैट हैज कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट का फेरिक बन गया, यहाँ पे Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट इज जैसे KNO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एसिडिफाइड KMnO4, KNO2 का बन जाएगा KNO3, और एक है जैसे Na2SO3 getting converted into Na2SO4. ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें मैंने बताया कि कैसे इट कैन एक्ट एज, KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसमें अभी हमने देखी ये नहीं किया कि व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट, अगर एसिडिक मीडियम में लें तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा. KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और वहां पे MnSO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो देखिए KMnO4 में +1 K का, X मान लीजिए Mn का, -2 मान लीजिए ऑक्सीजन का, तो इट विल बी X -8 + 1 इज इक्वल टू 0, इट विल बी X -7 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 7. और वहां पे MnSO4 में SO4 2 नेगेटिव और Mn का क्या होना चाहिए +2, तो +7 से +2 पे गया. व्हाट इज द n फैक्टर, n फैक्टर जो है इसमें दैट इज 5. तो एसिडिफाइड KMnO4 का जो